हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो सब और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। आई होप अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि अपन राजस्थान आर्थिक समीक्षा की क्लासेस पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन पहली क्लास पढ़ चुके हैं सामान्य परिचय की। ठीक है, आज की अपनी जो दूसरी क्लास है साथियों, उसके अंतर्गत अपन पढ़ने वाले हैं कृषि एवं संबंध क्षेत्रों के बारे में। ठीक है, ये क्लास आपके राजस्थान RS प्री की जो परीक्षा है उसके लिए क्लासेज इंपॉर्टेंट है, और सेकंड ग्रेड एग्जाम कोई भी दे रहा हो उसके लिए भी ये क्लास अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। ठीक है, तो क्लास पूरी देखिएगा। और इस क्लास में साथियों मैं उन्हीं फैक्ट की बात करूंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन प्रश्नों की भी बात करेंगे साथियों जो कि आपके RS प्री 2021 में पूछे गए थे। ठीक है, इस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न जो है वो पूछे गए थे। ठीक है, तो क्लास इंपॉर्टेंट है। इसकी PDF साथियों आपको कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम पर मिलेगी। ठीक है, और टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप सेम नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कुमावत जीएस से आप नाम सर्च कर सकते हैं, सेम लोगो लगा हुआ है, उसको ज्वाइन करिए, वहां से आपको PDF यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, हस्तलिखित PDF की अपन बात कर रहे हैं, जिद है सिलेक्शन की और अपन सिलेक्शन लेकर के ही रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। अपन देखिएगा, हस्तलिखित मैं हाथ से लिख करके ये आपके लिए बना करके लाया हूँ PDF। ठीक है, ताकि आपको मैं PDF इसकी प्रोवाइड करवा सकूँ। देखिए अपन बात करते हैं सर्वप्रथम कृषि से संबंधित अपन बात कर रहे हैं, तो देखिएगा कृषि एवं संबंध क्षेत्रों का जो सकल राज्य मूल्यवर्धन है यानी कि GSV है, इसमें वृद्धि दर को भी अपन देखेंगे और इसका जो सकल राज्य मूल्यवर्धन है उसको भी अपन देखेंगे। ठीक है, दोनों कंडीशन में देखेंगे, स्थिर मूल्यों पर भी अपन देखेंगे और प्रचलित मूल्यों पर भी अपन देखेंगे। ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं स्थिर मूल्यों की। देखिएगा स्थिर मूल्यों पर अगर अपन देखें तो 2011-12 के अनुसार जो है 2,08,989 करोड़ है। स्थिर मूल्यों पर क्या है ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। देखिए कृषि एवं संबंध क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन क्या है? सकल राज्य मूल्यवर्धन, ये आपको याद रखना है, सकल राज्य मूल्यवर्धन। इंपॉर्टेंट क्लास है साथियों, यहाँ से आपको डेफिनेट एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, तो क्लास को पूरी देखना है। रिवीजन के लिए PDF मैंने डाल दी है, वहां से आप PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो कृषि एवं संबंध क्षेत्र का तो सकल राज्य मूल्यवर्धन कितना है? स्थिर मूल्यों पर 2,08,989 करोड़, ये राशि आपको ध्यान में रखनी है। जबकि गत वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 5.22% की। कितनी? 5.22% की वृद्धि हुई है स्थिर मूल्यों पर। ठीक है, प्रचलित मूल्यों की अगर अपन बात करें तो देखिएगा प्रचलित मूल्यों पर जो है कितने करोड़ रुपए की राशि है? 3,79,439 करोड़ रुपए। 3,79,439 करोड़ रुपए क्या है? सकल राज्य मूल्यवर्धन है कृषि एवं और संबंध क्षेत्र का। ठीक है, राशि आपको मित्रों याद रखनी है। वृद्धि की बात करें तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 13.84% की वृद्धि इसके अंतर्गत ये दर्शाता है। ठीक है, 13.84% की ये वृद्धि दर्शाता है, यानी कि आपको याद रखनी है। ठीक है, तो स्थिर मूल्यों पर कितना है? 2,08,989 करोड़, वृद्धि दर्शाते हैं साथियों 5.22%। ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको क्लास में ही याद करवा दूं। प्रचलित मूल्यों पर याद रखना 3,79,439 करोड़, ध्यान रखना है। वृद्धि आपको देखना है 13.84%, यानी कि 13.84%। ठीक है, यहां से भी डेफिनेट आपको 100% एग्जाम में हो सकता है प्रश्न देखने को मिले। ठीक है, चलिए आगे अपन देखते हैं। यहाँ से ज्यादातर योजनाओं के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, और यहाँ से तो देखिएगा डेफिनेट आपको हो सकता है प्रश्न जरूर पूछा जाएगा भूमि उपयोग के बारे में। ठीक है, भू उपयोग यानी कि इसका मतलब है साथियों जो अपने राज्य का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल है वर्ष 2020 और 21 में, तो कितना लाख हेक्टेयर है? 342.89 लाख हेक्टेयर। कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, 342.89 लाख हेक्टेयर। यहाँ से साथियों वीडियो के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया था, वीडियो प्री में भी पूछा गया था और वीडियो मेंस के अंदर भी प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तब भी मैं इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया था। ठीक है, देखिए इसमें अपन बात करेंगे कौन कौन से क्षेत्रों के अंतर्गत जो है। देखिएगा इसमें वानिकी के अंतर्गत कितना प्रतिशत क्षेत्र आता है? भू उपयोग के अंतर्गत जो है वन कितने प्रतिशत क्षेत्र के अंतर्गत लगे हुए हैं? बात करते हैं 8.08% क्षेत्रफल पर जो है वन लगे हुए हैं, यानी कि 342.89 लाख हेक्टेयर में से 8.8% जो क्षेत्रफल है साथियों वो वनों का है। ठीक है, 8.08% जो क्षेत्रफल है वो वनों का है। और बात करते हैं साथियों कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि की बात करें, कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोगी भूमि की बात करें तो 5.86% है। 5.86% किसका है? कृषि के अतिरिक्त जो अन्य भूमि रहती है साथियों उसका जो क्षेत्रफल कितना है? 5.86%। ठीक है,
ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि, यानी कि ऊसर जो कृषि जिसके अंतर्गत कृषि नहीं होती है, फसलें नहीं उगती है, उसको बोलते हैं साथी ऊसर कहती है। ठीक है, जो कृषि के लिए योग्य नहीं होती है, यानी कि कृषि के अयोग्य भूमि होती है। ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि कितनी है? 6.91%, 6.91%। ठीक है, 6.91% है ऊसर तथा कृषि अयोग्य भूमि। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि। स्थायी चारागाह तथा अन्य गोचर भूमि, यानी कि जहां पर चारागाह होते हैं, पशुओं के चरने के लिए जो भूमि रखी जाती है, उसका कितना क्षेत्रफल है? तो 4.86% है, 4.86% है। ठीक है, गोचर भूमि, स्थायी चारागाह भूमि, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है सभी के सभी। ठीक है, और वृक्षों के झुंड तथा बाग के अंतर्गत कितने प्रतिशत है? 0.09%। वृक्षों के झुंड तथा बाग के अंतर्गत, यानी कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर बाग लगे हुए हैं या फिर वृक्षों के झुंड लगे हुए हैं? तो 0.09% क्षेत्रफल पर ये लगे हुए हैं। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। बंजर भूमि के अंतर्गत ये आपको याद रखना है साथियों, 10.87% है। बंजर भूमि के अंतर्गत 10.87%। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं अपन अन्य चालू पड़त भूमि कितनी है? तो 6.10% है। अन्य चालू पड़त भूमि है 6.10%, या फिर आप 10% ही बोल दीजिएगा, याद करने में आसानी रही। ठीक है, चालू पड़त भूमि की बात करते हैं तो ध्यान रखना साथियों 4.89% है, 4.89% है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चालू पड़त भूमि और अन्य चालू पड़त भूमि दोनों में अंतर है, ध्यान रखना है। अन्य चालू पड़त भूमि है 6.10% है, जबकि चालू पड़त भूमि है साथियों 4.89 क्षेत्रफल है। ठीक है, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना 52.34%, यानी कि 52.34% के एरिया पर कितनी है? शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि शुद्ध खेती की जाने वाली की जो जमीन है उसका क्षेत्रफल है 52.34%। ठीक है, यह आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे अपन देखते हैं। आगे देखते हैं प्रचलित जोत धारकों की बात करते हैं। प्रचलित जोत धारक, यानी कि राज्य की कृषि गणना 2015 और 16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना 76.55 लाख, यानी कि 76.55 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, 5 लाख जो है ये है। जबकि 2010-11 की तुलना में वृद्धि की बात करते हैं तो 11.14% है। ठीक है, 11.14% की वृद्धि है, यानी कि 2011, 10 और 11 की तुलना में। ठीक है, किसमें? कृषि जोतों के अंतर्गत, प्रचलित जो दो जोत धारक है उसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं महिला जोत धारकों की। चलिए महिला जोत धारक कितने हैं? महिला जोत धारकों की बात करें तो ध्यान रखना कृषि गणना 2015-16 के अनुसार महिला प्रचलित जोत धारकों की संख्या कितनी है? तो यह भी याद रखना है 7.75 लाख, 7.75 लाख। ठीक है, महिला जोत धारकों की संख्या है। और वृद्धि की बात करें तो साथियों याद रखना 2010-11 की तुलना में 2015 और 16 में जो वृद्धि दर्ज की गई है वो की गई है महिला प्रचलित जोत धारकों में 41.94%। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए। नेक्स्ट है कि राजस्थान का देश में कुल फसल उत्पादन में योगदान कितना प्रतिशत है? राजस्थान का देश में कुल फसल उत्पादन में जो योगदान है, यानी कि प्रथम योगदान किन किन फसलों के अंतर्गत है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और 100% यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है ना। राजस्थान का देश में कुल फसल उत्पादन में कितना प्रतिशत योगदान है? तो ध्यान रखना बाजरा उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, जो कि देश का 41.71% ये उत्पादित करता है। देश का 41.71% उत्पादन करता है बाजरा, देश में राजस्थान। ठीक है, और बाजरा अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां पर की जा रही है? तो यह भी याद रखना है साथियों गुड़ामालानी बाड़मेर में। कहां पर की जा रही है? गुड़ामालानी बाड़मेर में। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान है देश के अंतर्गत, अपने राजस्थान का सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान है, जो कि देश की कुल सरसों का 44.57% अकेला राजस्थान उत्पादन करता है, यह भी ध्यान रखना है। और सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? याद रखना साथियों सेवर भरतपुर में। कहां पर है? सेवर भरतपुर में। सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। पोषक अनाज उत्पादन में भी राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, जो कि राजस्थान का जो देश का 16.30% अकेला राजस्थान उत्पादित करता है, पोषक अनाज प्रथम स्थान है। कुल तिलहन उत्पादन में भी राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है, जो कि 22% जो है देश का उत्पादन करता है। ठीक है, यानी कि देश के अंतर्गत जो है
100 में से 22% अकेला राजस्थान उत्पादन करता है तिलहन का, ठीक है। और बाजरा का 41.71% जो है, 100% में से 41.71% अकेला राजस्थान उत्पादन करता है अपने देश में से, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, चारों फैक्ट आपको याद रखना है। बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान है, सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान है, पोषक अनाज में भी प्रथम स्थान है, और कुल तिलहन उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और बाजरा अनुसंधान केंद्र गुड़ामाला निबाड़मेर में स्थापित किया जा रहा है, जबकि सरसों अनुसंधान केंद्र की बात करें तो साथियों ये सेवर भरतपुर के अंतर्गत स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। इसके साथ एक और पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है, बीजीएम मसाला केंद्र कहाँ पर है, तो इससे वो तबीजी अजमेर केंद्र है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिए डिस्कस करते हैं आगे। देखिए वर्ष 2022 और 23 में खरीफ यानी कि खाद्यान्न उत्पादन होने की जो संभावना है, यानी कि 2022 और 23 में खरीफ की जो फसल है साथियों, उसकी खाद्यान्न उत्पादन में होने की संभावना कितनी है, तो 9 पॉइंट देखिएगा 97.98 लाख मेट्रिक टन उत्पादन होने की संभावना है, ठीक है ना। मेट्रिक टन उत्पादन होने की संभावना है। गत वर्ष की तुलना में वृद्धि की बात करें तो 14.17% है, ये आपको याद रखना है। गत वर्ष की तुलना में कितनी वृद्धि है, 14.17% की वृद्धि है, जबकि 97.98 जो लाख है वो वर्ष 2022 में खरीफ खाद्यान्न उत्पादन होने की संभावना है, ठीक है। अगला देखिएगा वर्ष 2022-23 में रबी खाद्यान्न उत्पादन होने का जो अनुमान है वो कितना है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसमें तो ज्यादा है, 156.01 लाख मेट्रिक टन है, 156.01 लाख मेट्रिक टन है, ये भी आपको याद रखना है। वृद्धि की बात करते हैं साथियों, तो विगत वर्षों की तुलना में जो वृद्धि है खरीफ रबी खाद्यान्न उत्पादन में तो 7.08% है, ठीक है। रबी खाद्यान्न उत्पादन में जो गत वर्ष की तुलना में वृद्धि है 7.08% है। अगर अपन बात करते हैं लाख मेट्रिक टन में उत्पादन की, तो ध्यान रखना 156.01 लाख मेट्रिक टन उत्पादन किया जाएगा, इसका होने का अनुमान है रबी खाद्यान्न उत्पादन का, ठीक है, वर्ष 2022 में। खरीफ खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो 97.98 लाख मेट्रिक टन, और गत वर्ष की तुलना में वृद्धि कितनी हुई है, तो ध्यान रखना 14.17%, ठीक है, याद रखना है। इसके बाद देखिए राज्य में वर्ष 2022-23 में कुल खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान है। राज्य में वर्ष 2022-23 में कुल खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान कितना है, 253.99 मेट्रिक टन है, जो कि गत वर्ष की तुलना में 9.71% अधिक है। कितनी है, 9.71%, साथियों याद रखना अधिक है, ये भी आपको याद रखना है, और ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। और गत वर्ष कितना था, 231.52%, ठीक है, सॉरी 231.52 लाख मेट्रिक टन तक गत वर्ष, ठीक है, मेट्रिक टन, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ये फैक्ट तो आपको अच्छे से याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये तो एग्जाम में पूछा जाएगा। बाकी खरीफ और रबी ना पूछे वो अलग बात है, लेकिन कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है ये पूछा जाता है, और कुल खाद्यान्न जो उत्पादन है वो कितना अनुमानित है, ध्यान रखना 253.99 मेट्रिक टन है, जो गत वर्ष की तुलना में साथियों याद रखना 9.71% अधिक है, और गत वर्ष में 231.52% लाख मेट्रिक टन था। इस फैक्ट को आपको अच्छे से रटना है, याद रखना है, ठीक है, बार बार इसको स्मरण करना है ताकि आपको अच्छे से याद हो, नहीं हो तो लिख लिख के आप इसे याद किया करो। अगला देखिएगा राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, इसके तहत जो योजना है साथियों राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना, और इस योजना के तहत याद रखना इसके अंतर्गत कृषि विपणन सहित कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना के मामले में कृषकों और खेतीहर मजदूरों एवं हमालों को क्या की जाती है, वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। और ये योजना साथियों इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये योजना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। ये आपसे सत्य और असत्य कथन में पूछे जाते हैं, जब वो लाइनें दी जाती है तो इसके बारे में सत्य कथन बताइए, तो वहां पर आपको लाइन पूछी जाएगी कि इसके अंतर्गत कृषि विपणन सहित कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना के मामले में वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, ये लाइन लिखती है, और 3 और लिख दिए जाते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। राजीव गांधी कृषक साथी योजना में वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है किनको, जो कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना हो जाती है किसानों को, ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला अपन देखते हैं, देखिएगा नेक्स्ट है आपके सामने कृषक उपहार योजना, कृषक उपहार योजना, ठीक है। देखिएगा कृषि उपज का अधिकतम मूल्य प्रदान करने के लिए ई नाम पोर्टल की शुरुआत 1 जनवरी 2022 को की गई थी, यानी कि ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ई नाम पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी, ये ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना 1 जनवरी
2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। किसके? ई नाम पोर्टल की। कृषि उपज का अधिकतम मूल्य प्रदान करने के लिए किस योजना को लॉन्च किया गया था? कृषि उपहार योजना को। और किसके तहत ये जो है साथियों उपहार दिया जाएगा? ई नाम पोर्टल के द्वारा। इस पर रजिस्टर किया जाएगा, उसके माध्यम से ही ये जो है जो कृषि की जो उपज है वो अधिकतम मूल्य के रूप में दी जाएगी, ठीक है, बिक्री की जाएगी। अगला देखिए, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब जारी की गई थी? 2019। तो जारी की जाती है 12 दिसंबर 2019 को। कब जारी की जाती है? 12 दिसंबर 2019 को साथियों ये नीति जारी की जाती है। और इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है, याद रखिएगा, ठीक है। एक क्लास में आपके लिए सेपरेट लेके के आऊंगा जो कि राजस्थान की नवीनतम नीतियां होगी, ठीक है। कृषक कल्याण कोष का गठन कब किया गया है मित्रों? तो ध्यान रखना 16 दिसंबर 2019 को। कृषक कल्याण कोष का गठन 16 दिसंबर 2019 को किया गया है, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला जो प्रश्न है वो देखते हैं, और बहुत ही खास प्रश्न है। परवन वृहद सिंचाई परवन वृहद परियोजना, ये आरएस प्री के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया था। सेपरेट ध्यान रखना साथियों, आरएस प्री 2021 के अंतर्गत इस प्रश्न को पूछा गया था। और किस प्रकार से पूछा गया था देखिएगा, परवन वृहद परियोजना यानी कि परवन वृहद परियोजना के तहत कितने जिलों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है? 3 को। कौन कौन से जिले हैं वो? कोटा, बारां और झालावाड़, ये तीनों जिले से मैजिस्ट्रेट दिए गए थे। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है अगली बार कि कितने गांवों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है? 637 गांव। कितने गांव हैं? 637 गांवों को उपलब्ध करवाई जाती है, ठीक है। परवन वृहद परियोजना साथियों ध्यान रखना, परवन नदी पर इसका निर्माण हो रहा है और इससे सिंचित जिले हैं 3 जिले, कोटा, बारां और झालावाड़। और इन तीनों जिलों के 637 गांवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है परवन वृहद परियोजना के तहत, ठीक है। जबकि पेयजल सुविधा की बात करें तो ध्यान रखना साथियों, 1821 गांवों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। कितने गांवों में? 1821 गांवों के अंतर्गत पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, ठीक है। इस बार आपसे पेयजल सुविधा भी पूछ सकता है, 1821 गांव आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला देखिए, हाँ ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको भी आप स्टार लगा लो, ठीक है। नर्मदा नहर परियोजना, नर्मदा नहर परियोजना ध्यान रखना ये भारत में पहली बड़ी सिंचाई परियोजना है। और इसके तहत याद रखना साथियों, जालौर एवं बाड़मेर जिलों के अंतर्गत जो स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के द्वारा सिंचाई की जाती है, ठीक है। जालौर एवं बाड़मेर जिलों के अंतर्गत स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई की जाती है, यानी कि फव्वारा पद्धति के द्वारा, ड्रिप इरिगेशन के द्वारा, यानी कि बूंद बूंद सिंचाई के द्वारा सिंचाई की जाती है। और ये नर्मदा नहर परियोजना के माध्यम से की जाती है, ठीक है। और ये किन जिलों में संचालित है? ध्यान रखना, जालौर व बाड़मेर। और इस प्रश्न को आपको स्टार लगा लेना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाएगा, ठीक है। ये एक सिंचाई नहर परियोजना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत में पहली बड़ी सिंचाई परियोजना है जो कि जालौर और बाड़मेर जिलों में, ये शब्द आपको याद रखना है, स्प्रिंकलर, ठीक है, सिंचाई प्रणाली द्वारा सिंचाई की जाएगी। चलिए, नर्मदा नहर परियोजना। अब अगला देखिए, नेक्स्ट है आपके सामने, ये प्रश्न भी साथियों कई बार एग्जाम में पूछा गया था, आरएस प्री में पूछा गया था। आरएस प्री में ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया था 2021 में, ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए, अटल भूजल योजना, इसको लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2020 को। अटल भूजल योजना की बात करें तो इसको लागू किया गया था साथियों 1 अप्रैल 2020 को इसको लागू किया गया था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये संचालित होती है किसके द्वारा? भारत सरकार व विश्व बैंक के सहयोग से ये योजना संचालित की जा रही है। अटल भूजल योजना किसके सहयोग से? भारत सरकार व विश्व बैंक के सहयोग से, ठीक है। और दोनों के साथियों याद रखना है, इसमें जो वित्तीय पोषण है 50:50, यानी कि भारत सरकार 50% वहन करेगी और विश्व बैंक भी 50% वहन करेगा, ठीक है। दोनों का 50-50% हिस्सा है वित्तीय पोषण के अंतर्गत, ठीक है। इसका नोडल विभाग कौन सा है मित्रों? ध्यान रखना, भूजल विभाग इसका नोडल विभाग है। इसके मुख्य सहयोगी विभाग भी हैं, वो भी खूब सारे हैं, ठीक है। 5 वर्षों के लिए इसको संचालित किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। 5 वर्षों के लिए, कब से कब तक? 2020-21 से लेकर के 24-25 तक इस योजना का संचालन किया जा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और इसके अंतर्गत ध्यान रखना साथियों, राज्य के 17 जिलों को चिन्हित किया गया है। कितने जिलों को? 17 जिलों को इसके अंतर्गत चिन्हित किया गया है, जबकि 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों को इसमें सम्मिलित किया गया है। पंचायत समितियों को इसमें सम्मिलित किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। और 38 पंचायत समितियों के मित्रों याद रखना, 1139 ग्राम पंचायतों को इसमें सम्मिलित किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये योजना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्रों, इसको याद रखना है। अटल भूजल योजना लागू की गई थी
1 अप्रैल 2020 को ये संचालित की जा रही है। भारत सरकार व विश्व बैंक के सहयोग से हैं। दोनों का इसमें वित्तीय पोषण 50:50 है। इसका नोडल विभाग की बात करें तो भूजल विभाग है। 5 वर्षों के लिए संचालित की जा रही है, 2020-21 से 2024-25 तक। इसके अंतर्गत याद रखना साथियों, राज्य के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1139 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, अगला देखिए, अब ध्यान रखना अगली है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा गया है, ध्यान रखना। इसके साथ याद रखना साथियों, जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको प्रति लीटर 5 रुपए का अनुदान इसके तहत दिया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, घर घर औषधि योजना की अगर अपन बात करें तो ध्यान रखना साथियों, वन विभाग द्वारा घर घर औषधि योजना यानी कि वन विभाग द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। इसका शुभारंभ किया गया था 1 अगस्त 2021 को। किस उद्देश्य से इसका जो है शुभारंभ किया गया था, यानी कि इस योजना की शुरुआत की गई थी औषधीय पौधों के संरक्षण और प्रसार को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। ठीक है, यानी कि जो औषधीय पौधे हैं उनको संरक्षण भी दिया जाएगा और उनके प्रसार को बढ़ावा देने के लिए घर घर औषधि योजना का शुभारंभ किया गया था 1 अगस्त 2021 से। ठीक है, चलिए, इसके अंतर्गत 4 पौधे दिए जाते हैं। 4 पौधे शामिल है, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। ठीक है, कौन कौन से हैं? तुलसी है, गिलोय है, अश्वगंधा है और कालमेघ है। ठीक है, अब देखिएगा मित्रों, इसके प्रथम चरण की शुरुआत कब की गई थी? प्रथम चरण की शुरुआत की गई थी, प्रश्न पूछा जा सकता है 2 अक्टूबर 2021 से। यानी कि घर घर औषधि योजना के प्रथम चरण की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2021 से। और इसके तहत याद रखिएगा साथियों, प्रत्येक परिवार को 8 पौधे वितरित किए जाएंगे, प्रत्येक प्रजाति के 2-2 पौधे। ठीक है, प्रत्येक परिवार को 8 पौधे, यानी कि तुलसी के भी 2 पौधे दिए जाएंगे और अश्वगंधा के 2 पौधे दिए जाएंगे। ठीक है, और गिलोय के कितने पौधे दिए जाएंगे? गिलोय के भी 2 दिए जाएंगे और कालमेघ के 2 दिए जाएंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यानी कि प्रत्येक प्रजाति के 2-2 पौधे, यानी कि प्रत्येक परिवार को 8 पौधे वितरित किए जाएंगे घर घर जाकर के। ध्यान रखना साथियों, दिसंबर 2022 तक 127 लाख पौधे वितरित किए जा चुके हैं और ये योजना एग्जाम के दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ज्योग्राफी में भी ये योजना आपसे पूछी जा सकती है। चलिए अगला देखते हैं, और ये भी देखिएगा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लव कुश वाटिका इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लव कुश वाटिका, ये प्रत्येक जिले के अंतर्गत एक एक लव कुश वाटिका विकसित की जा रही है इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। मित्रों, किसके लिए? इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में एक एक लव कुश वाटिका जो है विकसित की जा रही है और इसमें लागत आएगी 2 करोड़ रुपए की। ठीक है, 2 करोड़ रुपए की इसमें लागत आएगी। अगला देखिए, अब कुछ महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में बात करते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है मित्रों? तो याद रखना 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है, और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है साथियों 5 जून को, यह भी ध्यान रखना है। विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय सहकार व्यापार एवं मसाला मेला। इसको स्टार लगा लो, ये 100% एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सहकार व्यापार एवं मसाला मेला 2022। ठीक है, इसका आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो 30 अप्रैल 2022 से 9 मई 2022 तक जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। किसका? राष्ट्रीय सहकार व्यापार एवं मसाला मेले का 2022 का आयोजन किया गया था 30 अप्रैल 2022 से 9 मई 2022 तक। ठीक है, देखिए 30 अप्रैल से 9 मई 2022 तक, और कहां पर किया गया था? तो जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, अगला देखिए, इसके बाद है दीपोत्सव मेला 2022। दीपोत्सव, ध्यान रखना है, दीपोत्सव। ठीक है, दीपोत्सव मेला 2022, इसका आयोजन ध्यान रखना साथियों कॉन्फेड के द्वारा किया जाता है। आयोजन दीपोत्सव मेले का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? कॉन्फेड द्वारा आयोजन किया गया था जयपुर में नवजीवन सहकारी बाजार मार्केटिंग अनुभाग के प्रांगण में इसका आयोजन किया गया था। कहां पर? नवजीवन सहकारी बाजार मार्केटिंग अनुभाग के प्रांगण में इसका आयोजन किया गया था। और कब से कब तक किया गया था? दिनांक याद रखना है 15 अक्टूबर 2022 से 24 अक्टूबर 2022। ठीक है, 15 अक्टूबर 2022 से 24 अक्टूबर 2022 दीपोत्सव मेले का आयोजन किया गया था, कॉन्फेड के द्वारा जयपुर में किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, अब चलिए अपन बात कर लेते हैं। राजस्थान का पहला कृषि बजट 2022-23 प्रस्तुत किया गया था समृद्ध किसान खुशहाल किसान को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखना है।
निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये कब लागू किया गया था? ध्यान रखना साथियों, 1 अप्रैल 2010 से ये लागू किया गया था और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उद्देश्य था साथियों इसके तहत निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग और वंचित वर्ग के बालक और बालिकाओं के लिए 25% सीटें आरक्षित की गई हैं, यानी कि अब 12वीं कक्षा तक के जो बच्चे हैं साथियों वो बिल्कुल निजी स्कूलों के अंतर्गत भी फ्री पढ़ाई उनकी की जाएगी। ठीक है, किसके तहत? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब देखिएगा 1 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं, इसका जो आयोजन है ध्यान रखना 1 मार्च 2019 से इसको प्रारंभ किया गया था, ये भी ध्यान में रखना है। इसका नोडल विभाग है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग। ठीक है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान इंपॉर्टेंट योजना है साथियों, पूछा गया है इसको, और इसकी शुरुआत की गई थी 26 अक्टूबर 2020 को, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ठीक है, इसका नोडल विभाग है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, और इसका उद्देश्य है साथियों खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट को रोकना। ठीक है, यानी कि मिलावटखोरी को रोकना इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन देखते हैं निरोगी राजस्थान अभियान। निरोगी राजस्थान अभियान निरोगी राजस्थान अभियान इसकी शुरुआत कब की गई थी? 18 दिसंबर 2019 को। निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत कब की गई थी मित्रों? 18 दिसंबर 2019 को। और इसी दिन याद रखना साथियों जन आधार कार्ड जो है, जन आधार कार्ड अध्यादेश जो है लागू किया गया था, यह भी आपको याद रखना है, जन आधार कार्ड। उसको अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। देखिएगा निरोगी राजस्थान विभाग की बात करते हैं तो साथियों इसका जो नोडल विभाग है वो भी आपको याद रखना है, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग है। ठीक है, उद्देश्य इसका रखा गया है मौसमी संचारी रोग, असंक्रामक रोग, प्रदूषण आदि पर नियंत्रण के प्रयास करने के लिए निरोगी राजस्थान अभियान को संचालित किया गया है, और राज्य के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य समस्याओं और उनका निवारण इस अभियान के तहत किया जाएगा। ठीक है, बस आपको डेट याद रखनी है और इसका नोडल विभाग पूछ लिया जाए तो याद रखना है, ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, डेट आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए अगला अपन देखते हैं। देखिएगा मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 मई 2022 को इसका शुभारंभ किया गया था, ध्यान रखना है। ठीक है, और उद्देश्य रखा गया है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की सीमाओं का विस्तार करना इसका मेन पर्पज रखा गया है। इसका भी साथियों नोडल विभाग है चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। ठीक है, और 1 मई 2022 की बात करें तो साथियों इसी दिन ध्यान रखना एक योजना और लॉन्च की गई थी, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, जिसके तहत आप सभी को पता है 10 लाख रुपए का बीमा जो है वो कवर किया जाता है। ठीक है, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मुख्यमंत्री दुर्घटना चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, उसकी शुरुआत की गई थी 1 मई 2022 से। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। ये मैं जब फर्स्ट क्लास लिया था तो इसको मैं नहीं करवाया था, इसलिए मैं इसको अब करवा रहा हूँ। ठीक है, कृषि श्रमिकों के लिए जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो कितना रखा गया है? 1986 से 87 यानी कि बराबर 100 के रखा गया है, ध्यान रखना है। और ये कौन जारी करता है? श्रम ब्यूरो शिमला द्वारा ये तैयार किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जबकि ग्रामीण शहरी एवं संयुक्त के लिए सामान्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष ध्यान रखना 2012 रखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, लास्ट है राजस्थान जन आधार योजना। ये प्रश्न भी साथियों RS प्री के अंतर्गत पूछा गया था, RS प्री 2021 के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है जन आधार योजना के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखना 18 दिसंबर 2019 को अध्यादेश जारी जो है वो लागू किया गया था, और इसके तहत ध्यान रखना साथियों एक कार्ड एक नंबर और एक पहचान की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए इसको बनाया गया है। ठीक है, किसको मद्देनजर रखते हुए? यानी कि एक कार्ड होगा, आपके पास एक नंबर होगा और आपकी एक पहचान होगी, इस विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जन आधार योजना को बनाया गया है। इसका जो नोडल विभाग है साथियों वो आयोजना विभाग को रखा गया है, नोडल विभाग आयोजना विभाग। ठीक है, इसके तहत ध्यान रखना साथियों आपको परिवार पहचान 10 अंक की परिवार पहचान दी जाती है, और 11 अंक की आपको व्यक्तिगत पहचान नंबर दिए जाते हैं। यानी कि परिवार पहचान तो पूछ लिया जाए तो 10 अंक की आपको परिवार पहचान दी जाती है, और आपसे व्यक्तिगत पहचान नंबर पूछ लिए जाए तो वो दिए जाते हैं 11 अंक के। ठीक है, डीबीटी के हेतु ये 11 अंक के आपको दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए राजस्थान सिलिकोसिस नीति, राजस्थान सिलिकोसिस नीति ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019, इसको ध्यान रखना साथियों, ये इसका जो आयोजना विभाग है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है। राजस्थान सिलिकोसिस नीति जो है इसका आयोजना विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है, ये आपको याद रखना है।
और सिलिकोसिस जो बीमारी है यानी कि जो पत्थर के काम करते हैं, खनन खानों के अंतर्गत पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, पत्थर पीसने का काम करते हैं, उनसे जो पीड़ित जो श्रमिक होते हैं, इनके उपचार और आश्रितों को सहायता व पुनर्वास के लिए इस नीति का जो है लागू किया गया है, राजस्थान सिलिकोसिस नीति। और याद रखना साथियों, जो इसके जो बचाव, उपचार और प्रभाव का नियंत्रण और ध्यान में रखने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की, कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था, कवच ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये कवच ऐप लॉन्च किया गया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है सिलिकोसिस बीमारी के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताइए, और मिलते हैं कल की क्लास में अपन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, ज्वाइन करिए और पीडीएफ डाउनलोड करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, कल के लिए मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।